नमस्कार दोस्तों, आज हम 2022 के इकोनॉमी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है कि अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नीर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी रीर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। और तीसरा विकल्प कह रहा है अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो पहला विकल्प हमारा एकदम सही है, क्योंकि नीर में क्या होता है कि नीर में प्रमुख विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के भारित औसत लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर नीर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि रुपया अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत हो रहा है। तो इसलिए हमारा पहला विकल्प सही हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि भारत जिन मान लीजिए 6 या 7 देशों से ज़्यादा व्यापार करता है, जैसे उसमें मान लीजिए डॉलर हुआ, येन हुआ, पाउंड हुआ, उसके मुकाबले भारतीय मूल्य जो रुपया होता है उसका एक औसत निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब जब जाहिर सी बात है इस औसत को जब हम निकालते हैं तो इस औसत को हम बोल देते हैं नीर। ठीक है, अब जब क्या होगा कि जब ये बढ़ेगा यानी नीर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है विकल्प हमारा कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार दर्शाता है। तो ये वाला हमारा विकल्प गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रीर और नीर में अगर अंतर देखा जाए तो सिर्फ अंतर इतना ही होता है कि नीर में क्या होता है ना, इन्फ्लेशन काउंट नहीं होती है, लेकिन रीर में रियल होता है, इसमें इन्फ्लेशन भी काउंट होती है। अब कह रहा है कि अगर रीर बढ़ेगा तो वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा रूप से सुधार होगा। अब खुद सोचो, अगर रीर बढ़ गया यानी जाहिर सी बात है रीर बढ़ा यानी मुद्रास्फीति भी बढ़ गई। अब मुद्रास्फीति जब बढ़ेगी तो क्या होगा कि इसका मतलब होगा कि हमारे देश की वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। अब जब सामान महंगा होगा तो निर्यात कम हो जाता है। अब जब निर्यात कम होगा तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी नहीं, सुधार नहीं होगा बल्कि घटेगी, क्योंकि हमारी वस्तुओं की कीमत अन्य अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की सापेक्ष ज़्यादा हो गई, महंगी हो गई। तो जाहिर सी बात है कि लोग कम खरीदेंगे, तो सुधार की जगह क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो ये विकल्प भी हमारा सही है, क्योंकि नीर रीर असल में नीर को मुद्रास्फीति के अंतर से एडजस्ट करके निकाला जाता है। ठीक है, और यदि भारत में महंगाई अमेरिका या यूरोप से ज़्यादा है तो नीर और रीर के बीच का अंतर बढ़ता जाएगा। एकदम सही बात है। तो तीसरा हमारा सही हो गया। तो 1 और 3 हमारे 2 विकल्प सही हैं। आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकंड। तो पहला विकल्प कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दूसरा कह रहा है यदि रुपया कमज़ोर है, रुपया में तेज़ी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। और तीसरा विकल्प कह रहा है यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती थी। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो आरबीआई क्या करेगा, संभावित रूप से प्रतिभूतियां खरीद सकता है। आप खुद सोचिए, यानी मुद्रास्फीति यानी मार्केट में क्या है, मार्केट में तरलता ज़्यादा है। अब तरलता अगर ज़्यादा होगी मार्केट में यानी पैसा लोगों के पास ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो मांग क्या है, मांग ज़्यादा है। और जब मांग ज़्यादा होगी तो सप्लाई उसके मुकाबले कम होगी, सप्लाई कम होगी तो क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी यानी मुद्रास्फीति आ जाएगी। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए आरबीआई को? आरबीआई इस स्थिति में क्या करेगी, मार्केट्स में जो रुपया पड़ा हो उसको खींचेगी अपनी तरफ, तरलता को अवशोषित करने का काम करेगी यानी तरलता को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेगी। अब इसमें क्या कह रहा है, इस विकल्प में ज़रा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आरबीआई क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है। आप खुद सोचो, मार्केट में जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं अगर वो आरबीआई उनको खरीदेगा तो इनको खरीदने के लिए क्या देगा, पैसा देगा। पैसा देगा तभी तो इनको प्रतिभूतियां मिलेंगी, जनता को क्या मिलेगा, जनता को पैसा मिलेगा। तो क्या होगा, मार्केट से पैसा कम होने की जगह क्या होगा, पैसा बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला विकल्प हमारा एकदम गलत हो गया, क्योंकि ये उल्टी बात कह रहा है। कह रहा है कि मुद्रास्फीति अधिक होगी तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा नहीं बल्कि आरबीआई करेगा सरकारी प्रतिभूतियां बेचेगा। तो ये विकल्प हमारा एक गलत है। जब हम एक को विकल्प को कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए हम आंसर तक पहुंच गए। ये भी चला गया, ये भी चला गया, आंसर 2 और 3 सही हो गए। दूसरा तीसरा हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि यदि रुपये का तेज़ी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। यानी इसमें क्या होता है कि अगर रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब है कि बाजार में डॉलर की कमी है और डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो गई है। ठीक, अब डॉलर को स्थिर रखने के लिए आरबीआई क्या करेगी, अपने भंडार से डॉलर बेचेगा।
जिससे डॉलर मार्केट में जाए और ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़े और रुपया संभल सके। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि कह ही रहा है कि यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास होगा तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकती है। ठीक, सही बात है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। ठीक है, तो ये विकल्प भी हमारा एकदम सही है, क्योंकि अगर यूएसए या यूरोप बाजार में ब्याज दरें गिरती हैं तो विदेशी निवेशक वहाँ से पैसा निकाल कर क्या करेंगे, भारत जैसे देशों में लगाएंगे जहाँ ब्याज ज़्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा, भारत में डॉलर की क्या होगी, बाढ़ आ जाएगी, बहुत सारे लोग डॉलर लेके आ जाएंगे। अब जब बहुत ज़्यादा डॉलर आने से रुपया क्या होगा, रुपया मजबूत होने लगेगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, जब रुपया मजबूत होगा तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई क्या करे, बाजार से अतिरिक्त डॉलर खरीद लेगी। ठीक, तो ये वाला भी सही है, क्योंकि कही रहा है कि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें अगर गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है, क्योंकि लोग भारत में लगातार इन्वेस्ट करेंगे। जब भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो रुपया मजबूत होगा। ठीक है, रुपया मजबूत होगा तो हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर खरीदेगा। तो विकल्प हमारा 2 और 3 सही है, पहला हमारा गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड के क्या लाभ हैं, यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड के क्या लाभ हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि सरकार मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड यानी आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा कह रहा है आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा कह रहा है कि आईआईबी यानी मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। तो देखिए, अगर हम तीसरा विकल्प देखें ना कि कह रहा है कि ये पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते, तो ये ऐसे जब प्रश्न आए ना तो ऑप्शन हो तो गलती मानिए, क्योंकि 90% क्या होता है, आप खुद सोचिए, सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार टैक्स में छूट नहीं देती है। तो तीसरा हमारा तो गलत ही हो गया। अगर हम तीसरे को गलत करेंगे ना तो उत्तर तक हम आराम से पहुँच जाएंगे। हमारा उत्तर क्या सही हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया 1 और 2। ठीक, चलिए लेकिन हम देखते हैं। पहला विकल्प जो हमारा कह रहा है कि सरकार क्या करेगी, आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। तो क्या होता है कि सामान्य बॉन्ड में क्या होता है कि सरकार को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। ठीक, क्योंकि निवेशकों को डर होता है कि महंगाई में उसका पैसा खा जाएगी। मतलब सपोज करिए कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया बॉन्ड में 1000 रुपये, अब 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो ज़्यादा से 10,000 1000 की वैल्यू जो अभी है वो 10 साल बाद तो होगी नहीं। तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए ज़्यादा ब्याज देगी। ठीक है, ज़्यादा ब्याज देगी। लेकिन आईआईबी में क्या होता है कि मूलधन महंगाई के साथ बढ़ता है, क्योंकि उसका नाम ही है मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड, यानी मुद्रास्फीति को वो हमेशा मैनेज करता रहेगा। यानी 1000 रुपये की वैल्यू आज जैसी है वैसी जब 10 साल बाद जैसी होगी उसी हिसाब से इसकी उसके बढ़ा देगी, मूलधन को बढ़ा देगी, यानी मुद्रास्फीति से उसको सिक्योर रखेगी। ठीक है, तो जब उसको सिक्योर रखेगी तो सरकार क्या करेगी, इसलिए सरकार क्या करेगी, शुरुआत में कूपन जो है, ये जो इसका रेट है इसका क्या करेगी, कम में बेचेगी। ठीक है, कम में बेच सकती है। तो यही कह रहा है, क्योंकि ये सुरक्षा तो दे ही रहा है ना, मूलधन में सुरक्षा तो दे ही रहा है मुद्रास्फीति को लेके। तो हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरा कह रहा है कि आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करता है। एकदम सही बात है, क्योंकि इसका काम ही है कि आईआईबी का काम यही है ना कि अगर महंगाई बढ़ती है तो आपका रिटर्न भी बढ़ जाएगा। यह निवेशकों को वास्तविक रिटर्न से रक्षा प्रदान करता है। एकदम सही बात है, दूसरा हमारा सही है। तीसरा हमारा कह रहा है कि मैंने गलती हो गया था, कह रहा है कि ब्याज प्राप्त करने से पूंजीगत लाभ कर नहीं होगा। ये गलत है, क्योंकि भारत सरकार क्या करती है कि आईआईबी पर मिलने वाला ब्याज जो होता है वो कैपिटल गेन्स कर योग्य होते हैं, यानी कैपिटल गेन टैक्स जो लेगी वो कर योग्य होता है, और भारत सरकार इस पर कोई टैक्स छूट नहीं देती है। ठीक है, तो इस तरीके के जब ऑप्शन आए ना तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा कि टैक्स में गवर्नमेंट इतनी जल्दी छूट नहीं देती है। तो 1 और 2 हमारा सही है, आंसर हमारा ए है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्यिक फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। तो पहला कह रहा है अपने प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय कर सकते हैं, यानी ई वाणिज्यिक फर्मों की बात कर रहा है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। तो पहला हमारा एकदम गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कह रहा है ना कि ये अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं भी अपने माल को विक्रय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नियम नहीं है। नियम क्या है कि भारत ने क्या किया है कि मार्केट प्लेस जो मॉडल है उस पर 100% की एफडीआई की अनुमति है, लेकिन जहाँ कंपनी खुद का सामान अगर खरीद कर बेचे, ठीक है, में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। ठीक है, और ई प्लेटफॉर्म केवल
एक जरिया है, हो सकता है जहां अन्य विक्रेता सामान बेच सकते हैं, यानी ये अपना सामान उसमें नहीं बेच सकते हैं। और ये कह रहा है कि अपने प्लेटफॉर्म बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं भी अपना माल विक्रय कर सकते हैं, तो स्वयं अपना माल विक्रय नहीं कर सकते हैं। खुद आप सोचिए कि अगर वो अपना ई कॉमर्स कंपनियां अपना स्वयं का खरीदा हुआ माल अगर उस पर विक्रय करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने माल को ज़्यादा वरीयता देंगी। तो एक इस तरीके से भी हम सोचते तो लॉजिक से हम इसको गलत कर सकते थे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा हम कह रहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंत तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं या सीमित है, तो ये एकदम सही है, क्योंकि सरकार का नियम है कि कोई भी विक्रेता किसी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुल बिक्री का 25% से अधिक माल नहीं बेच सकता। ठीक है, यानी एक लिमिट उन्होंने निश्चित कर रखी है। तो हमारा पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर निर्माण करते हैं। तो अगर हम बात करें रियल सेक्टर क्या होता है, जैसे अर्थव्यवस्था में ना मतलब रियल सेक्टर होता क्या, तो रियल सेक्टर क्या होता है कि जहाँ वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता हो, जैसे खेती हो गया, विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया, खनन हो गया, यहाँ कुछ भौतिक बनता है कटता है, तो उसे हम रियल सेक्टर बोलेंगे। ठीक, तो पहला विकल्प हमारा है कि किसानों का अपनी फसल काटना, तो ये रियल सेक्टर है क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही है। दूसरा कह रहा है कपड़ा मिलों में कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये भी सही है, एकदम रियल है। ठीक है, एक तरीके से ध्यान रखिए ना, रियल वही है जो छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि किसी वाणिज्यिक बैंक या किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, तो ये रियल सेक्टर नहीं है। तीसरा कह रहा है कि किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य बांड जारी करना, तो ये भी रियल सेक्टर नहीं है। रियल सेक्टर वही है जिसमें कुछ उत्पादन होता हुआ दिख रहा हो। तो हमारा एक और दो सही है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। एक सेकेंड, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। यानी कह रहा है कि एक शब्द है जो अक्सर चर्चा में रहता है, अप्रत्यक्ष अंतरण, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। तो पहला विकल्प कह रहा है कि कोई भी भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो। दूसरा कह रहा है कि कोई भी विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को अदा करती हो। तीसरा कह रहा है कि कोई भी भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेचती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती हो। और चौथा कह रहा है कि कोई भी विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों पर अपना वस्तुगत मूल्य भी उत्पन्न करती हो। तो कौन सा है? ठीक है, तो हमारा शब्द है अप्रत्यक्ष अंतरण। अप्रत्यक्ष अंतरण होता क्या है कि अप्रत्यक्ष अंतरण मतलब होता है कि जैसे कोई विदेशी कंपनी है और अपने शेयर वह किसी दूसरी विदेशी कंपनी को बेचती है, लेकिन उन शेयरों की कीमत मुख्य रूप से क्या हो कि भारत जैसे देश में स्थित संपत्तियों से आती हो। ठीक है, चूँकि संपत्ति भारत में है इसलिए भारत सरकार इस पर टैक्स मांगती है। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, ठीक है, वो विदेशी कंपनी है जिसके पास भारत में एक बड़ा डेटा सेंटर है। ठीक, भारत में उसका एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है और कंपनी ए क्या करती है, अपने शेयर को विदेशी कंपनी बी को बेच देती है। तो तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो यह सौदा कैसा हुआ, यह सौदा विदेश में हुआ है। ठीक, क्योंकि एक कंपनी बाहरी कंपनी ने अपने शेयर बाहरी कंपनी को ही बेच दिए, लेकिन जो शेयर हैं उनकी वैल्यू तो भारत में डेटा सेंटर से आ रही है, क्योंकि उसका उद्यम तो भारत में लगा हुआ है, उनके शेयर की वैल्यू तो भारत से आ रही है। तो भारत सरकार क्या कहती है कि भले ही सौदा बाहर हुआ हो लेकिन पैसा हमारी ज़मीन पर बनी संपत्ति से ही कमाया गया है, इसलिए हमको टैक्स दो। इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र यानी अप्रत्यक्ष अंतरण। ठीक, जैसे हम अभी कुछ समय पहले बहुत कुछ समय हो गया जिसमें जो वोडाफोन और हच का विवाद हुआ था कि हच नाम से पहले एक टेलीकॉम कंपनी थी, उसने अपने शेयर उठा के क्या किया था, वोडाफोन कंपनी को बेच दिए थे। कहने के लिए हच विदेशी कंपनी थी, वोडाफोन भी दोनों विदेशी कंपनी थी, दोनों के बीच समझौता हुआ, दोनों ने अपने एक दूसरे के शेयर ट्रांसफ़र कर लिए। लेकिन भारत को इसमें टैक्स नहीं मिला था, तो भारत सरकार ने बहुत कानूनी लड़ाई लड़ी, अंततः हम उस केस को शायद हार भी गए थे। तो इस तरीके के जब समझौते होते हैं तो इसमें जो मिलता है, जो रेवेन्यू हमको प्राप्त होता है, टैक्स प्राप्त होता है, उसको हम अप्रत्यक्ष अंतरण, यही प्रोसेस को अप्रत्यक्ष अंतरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इस हिसाब से देखें तो आंसर क्या हुआ कि कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न करती है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला है कि किसी संगठन
या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। दूसरा कह रहा है ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। उपरोक्त में से मतलब कहीं कौन सा सही है, यही हमको बताना है। तो अगर हम पहला देखें तो कह रहा है कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, तो ये एकदम सही बात है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी नई खरीदारी करती है, कुछ भी खरीदती है, तो उसके लिए एक एसेट है और एसेट बनी रहती है और उसे लंबे समय तक उससे लाभ देगी वो। तो ऐसे खर्च से जो संपत्ति बनेगी उसको हम पूंजीगत व्यय में डालेंगे, उसे हम पूंजीगत व्यय बोलेंगे। तो हमारा ये विकल्प सही है। दूसरा कह रहा है कि ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ क्या है कि बुनियादी गलती है। ऋण और इक्विटी के, इक्विटी मतलब ऋण तो ऋण हो गया, लोन हो गया, इक्विटी मतलब शेयर हो गया। शेयर के जरिए जो पैसा जुटाया जाता है वो पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं ना, ठीक है, व्यय नहीं है। पूंजीगत वो तरीके से प्राप्तियाँ हैं। इसके अलावा क्या, जैसे आप अगर उधार लें या शेयर बेचें तो दोनों ही पूंजी की श्रेणी में आते हैं। राजस्व व्यय तो दिन प्रतिदिन के खर्चों, वेतन, किराए इसमें होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पूंजीगत उसमें मानेंगे। तो ये दूसरा हमारा गलत हो गया, पहला हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। जैसे अगर हम देखें ना कि कहते हैं पूंजीगत व्यय क्या है और राजस्व व्यय क्या है, तो जैसे संपत्ति बनाना या कर्ज चुकाना ये सब पूंजीगत व्यय में आता है। सैलरी बांटना, भुगतान करना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो राजस्व व्यय में आती हैं। तो एक है, यही ट्रिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है कि घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। दूसरा कह रहा है नीलामी बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या सही है। तो अगर पहला देखें, कह रहा है कि घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। तो ये विकल्प हमारा सही है, क्योंकि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, निवेश करते हैं या बीमा खरीदते हैं, जैसे या पीएफ लेते हैं, ठीक है। तो वह पैसा सरकारी घाटे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ जैसे नहीं होती हैं और ट्रेजरी बिल जारी करके इन संसाधनों से कर्ज लेती है। तो कह रहा है कि घरेलू बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। तो एकदम ये सही है। दूसरा कह रहा है कि नीलामी बाजार से संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ आंतरिक ऋण का लिए एक बड़ा घटक होती हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि भारत में अधिकांश ऋण आंतरिक है, मतलब देश के भीतर से ही लिया जाता है। इस आंतरिक ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा यही दिनांकित प्रतिभूतियाँ हैं या से होता है और जिसकी नीलामी आरबीआई द्वारा बाजारों दर पर की जाती है। तो ये दोनों हमारे सही हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा सी हो गया। तो चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न है कि यूएस फेडरल रिजर्व की कोई सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। और तीसरा कह रहा है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन यानी ईसीबी से समृद्ध मुद्रा जोखिम घटता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो पहला जैसे है ना, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। तो ये कथन हमारा सही है, क्योंकि सख्त मुद्रा नीति का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, ठीक है। और जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो निवेशकों का वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। निवेशकों को वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ब्याज ज़्यादा है तो वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। इसलिए वो क्या करेंगे, भारत जैसे उभरते हुए बाजारों में पैसा निकाल कर क्या करेंगे, अमेरिका ले जाएंगे। इससे क्या होगा, पूंजी पलायन होगा। यही कह रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व के सख्त मुद्रा नीति से पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है, बिल्कुल ले जा सकती है, क्योंकि वो हमारे देश का इन्वेस्ट ना करके अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा एकदम सही है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। तो ये भी सही है, क्योंकि जब पूंजी पलायन होता है तो डॉलर की मांग क्या होती है, बढ़ती है और रुपया कमज़ोर हो जाएगा। तो जिन कंपनियों ने विदेश में डॉलर से कर्ज लिया है, ठीक है, उन्हें अब उसी डॉलर में चुकाना होगा और चुकाने के लिए उन्हें क्या होगा, ज़्यादा रुपया देना होगा। साथ ही बाजार में क्या होगा, डॉलर की कमी से नई उधारी की लागत भी बढ़ जाएगी। तो ये एकदम सही बात है। तो दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन जो विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण से संबद्ध मुद्रा जोखिम घटता है।
तो ये विकल्प हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अवमूल्यन का मतलब है कि रुपए की कीमत का डॉलर के मुकाबले गिरना। अगर रुपया गिरेगा तो क्या होगा कि जिन कंपनियों ने डॉलर में कर्ज लिया है उनके लिए कर्ज चुकाना महंगा हो जाएगा, यानी उनकी मुद्रा जोखिम क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब ये कह रहे हैं घट गया, घट जाता है, घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो ये हमारा गलत हो गया। सही क्या हो गया? 1 और 2 सही हो गया। चलिए अगला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल, त्रिपुरा उपयुक्त में से चाय उत्पादक राज्य कौन से हैं मुख्य रूप से? तो ये चारों ही चाय उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, सभी चारों। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो अरुका घाटी है, जहाँ मतलब कॉफ़ी वगैरह और के साथ साथ चाय उत्पादन भी किया जाता है। केरल में अगर हम देखें तो मुन्नार वगैरह में, वायनाड वगैरह में चाय होती है। हिमाचल में देखें तो कांगड़ा वगैरह में चाय होती है। ठीक है, और त्रिपुरा में भी लगभग उभर रहा है, चाय उत्पादन बहुत ज़्यादा, तो 50 से अधिक बड़े बागान हैं, तो त्रिपुरा भी है। तो चारों ही आंसर इसके हैं, तो हमारा आंसर यही होगा, चारों। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। दूसरा कह रहा है कि जो ICRA यानी क्रेडिट, वही इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वही के नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और तीसरा कह रहा है ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है? तो जैसे पहला है ना कि कह रहा है कि RBI द्वारा विनियमित होती हैं। अगर हमको पहला विकल्प पता हो तो देखिए हम आराम से उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और भारत में क्या हो, सभी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वो सेबी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित होती हैं, ना कि RBI द्वारा। तो ये अगर हम कैंसिल आउट कर दें, अगर हमको थोड़ा सा पता होता तो एक के कैंसिल आउट करने पर हम सीधे उत्तर तक पहुँच जाते, हमको बाकी पता ही नहीं था, दूसरा हमारा सही हो जाता। और जो दूसरा कह रहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, एक लिमिटेड कंपनी होती हैं, तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसी होती हैं। ठीक है, तो 1900, तो ये सही है। तीसरा कह रहा है कि ब्रिक्स बैंक साख क्षमता भारत की है, तो ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि यह एक सेबी द्वारा पंजीकृत भारतीय क्रेडिट एजेंसी है और जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो ये भी हमारा एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये भी प्रश्न बहुत आसान है। कह रहा है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है RBI के गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। दूसरा कह रहा है बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुतियाँ करता है। और चौथा कह रहा है बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो नीचे दे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम अच्छे जानते हैं कि यार RBI का बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नहीं होता है। ठीक है, हम पढ़ते ही हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम एक को कैंसिल आउट करें तो ये सीधे हम आंसर तक पहुंच गए। 2 और 3 हमारा सही है, क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, RBI का गवर्नर नहीं होता है। और दूसरा जो कह रहा है कि अध्यक्ष चुनता है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है, तीसरा विकल्प कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्य नीति और पूंजी वर्धन विकसित करने में मदद करता है, तो ये भी एकदम सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर 2 और 3 हो गया। अगला है हमारा कि परिवर्तनीय बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि चूंकि बांड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बांड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है इक्विटी के बदलने का विकल्प बांड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता यानी इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है? तो आप खुद सोचिए। कह रहा है कि इसमें जो इस परिवर्तनीय बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होता है कि आप बॉन्ड से इक्विटी में बदल सकते हैं। ठीक है, तो और उसमें क्या होगा, भुगतान कम होगा। तो आप खुद सोचिए, जब अगर इतनी सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात ये भुगतान कम ही देगा, और ये सही है। क्योंकि साधारण बॉन्ड की तुलना में परिवर्तनीय बॉन्डों में निवेशक को क्या होता है, एक अतिरिक्त फायदा मिलता है। तो भविष्य में कर्जदाता को से कंपनी का मालिक भी बन सकता है। ठीक है, और चूंकि निवेशक को फायदा है या तो विकल्प मिल रहा है, तो जाहिर सी बात क्या होगा कि बॉन्ड पर ब्याज दर थोड़ी कम रखी जाएगी। तो ये तो एक हम जान ही रहे हैं, गिव एंड टेक मॉडल हो गया। तो पहला हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि इक्विटी के बदलने के लिए विकल्प बांड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों में संलग्न इंडेक्सन प्राप्त करता है। तो ये भी सही बात है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो निश्चित ब्याज वाले बॉन्ड की वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन अगर आप बॉन्ड को शेयर में बदल सकते हैं तो आपकी कंपनी के मुनाफे का हिस्सा भी मिलता है। तो क्या होगा कि शेयर बाजार और कंपनियों की कमाई महंगाई के साथ तालमेल बिठा लेती है। तो जाहिर सी बात है, इसलिए क्या होगा, इक्विटी में बदलने का विकल्प निवेशक को महंगाई से असर बचने में रास्ता देगा। तो ये एकदम सही है। तो हमारे 1 और 2 दोनों सही हो गए। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा सी हो गया। चलिए अगला कह रहा है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
दूसरा कह रहा है कि प्रक्षेपपात प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और तीसरा कह रहा है संघाई सहयोग संगठन। उपरोक्त में से भारत किसका या किनका सदस्य है? तो भारत तीनों से जुड़ गया है, ठीक है, क्योंकि एशियाई अवसंरचना विकास बैंक का भारत संस्थापक सदस्य हमने पढ़ी है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। तीसरा है कि MTCR की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं 2016 में भारत 35वां सदस्य बन गया था MTCR का, तो ये दोनों सही हो गए। तीसरा कह संघाई सहयोग संगठन, तो ये भी सही है। तो तीनों विकल्प हमारे सही हैं, तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, डी आंसर है इसका। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। दूसरा कह रहा है वियतनाम एक नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा होता है। तीसरा कह रहा है वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। चौथा कह रहा है लंबे समय से वियतनाम में निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। और पांचवा कह रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही है? तो पहला कह रहा है हाल में वियतनाम बहुत तेजी से बढ़ा है, तो जाहिर सी बात बढ़ा ही होगा, ऐसे नॉर्मल सी बात है, तो ये उस समय रहा हुआ करंट में तो ये बढ़ा ही है। दूसरा कह रहा है वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हम जैसे नहीं होता कि वियतनाम एक दलीय साम्यवादी व्यवस्था है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम का शासन चलता है, या कोई बहुदलीय लोकतंत्र नहीं है, चाइना जैसा कुछ है। तो दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत होगा तो डी हमारा और ए हमारा दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहला हमारा सही है, तीसरा दोनों में है, तो तीसरा अपने आप सही हो गया। कह रहा है कि वियतनाम आर्थिक विश्व पे, तीसरा सही हो गया। अब जो चौथा विकल्प है कि लंबे समय से वियतनाम निम्न श्रम लागतों आकर्षित किया, तो उसमें किया होगा, तो ये सही है, चौथा भी सही है, तो हमारा सी सही है आंसर। 1 3 4 पाँचवा गलत है, क्योंकि ई सेवा कह रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है, तो ये गलत है, ठीक है। तो हमारा सही हो गया 1 3 और 4, ये करंट अफेयर रहा होगा उसमें। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिर बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो हम लोग पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह कौन जारी करता है? RBI जारी करता है, यही इसी का कार्य है मुद्रास्फीति को कंट्रोल रखना, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। और हम बाकी तो उसके पढ़ते ही, मतलब यही करता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, ये सब कार्य तो भारतीय रिजर्व बैंक है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ये बे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाता है। दूसरा कह रहा है बे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, ब्लॉकचेन तकनीक में। तीसरा कह रहा है उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन से सही है? तो पहला कह रहा है कि भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं, डिजिटली रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं, तो ये एकदम सही है, क्योंकि जो नॉन फंजिबल टोकन होते हैं के माध्यम से आप किसी भी भौतिक चीज़ हो गई, जैसे पेंटिंग हो गई, ठीक है, जूते हो गए, कोई डिजिटल टोकन में बदल सकते हैं ताकि उसे ऑनलाइन रूप से सुरक्षित रूप से बेचा जा सके या ट्रैक किया जा सके, तो एकदम सही बात है। दूसरा हमारा कह रहा है कि वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि जो हर जितने भी होते हैं ना NFT होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन, एक यूनिक कोड होता है, और बिटकॉइन की तरह ही ये भी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होते हैं। लेकिन अंतर यह होता है कि दो बिटकॉइन एक जैसे होते हैं, लेकिन NFT अलग अलग होते हैं। मतलब अगर बिटकॉइन जैसे ये बिटकॉइन सेम होगा, ठीक है, लेकिन जो NFT होंगे यानी नॉन फंजिबल टोकन होंगे, ये अलग अलग होंगे स्वरूप में। तो दूसरा भी हमारा सही है, यानी पहला और दूसरा हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि NFT जो होता है ना, अतुल्य होते हैं, इसलिए उनकी तुल्यता में नहीं बदला जा सकता। जैसे उदाहरण से अगर हम समझें कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये का नोट है, ठीक है, और दूसरे 100 रुपये के नोट से बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एक यूनिक NFT होगा यानी नॉन फंजिबल टोकन होगा, तो दूसरे के बराबर मानकर सीधा एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए इन्हें मुद्रा की तरह लेन देन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 1 और 2 हमारे सही हैं, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा ए हो गया। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और काम मंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करते हैं? तो कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दूसरा कह रहा है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग।
तीसरा कह रहा है श्रम ब्यूरो, चौथा कह रहा है राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। तो ये सब फैक्ट्री कामगार की बात कर रहा है, तो ये काम कौन करता है? श्रम ब्यूरो करता है। हम लोग पढ़ते हैं कि अब भारत सरकार हम के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है और इसका मुख्य काम क्या होता है? श्रम सांख्यिकी को इकट्ठा करना, संकलित करना, प्रसारित करना, यही सारे कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया श्रम ब्यूरो, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है कि भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? ठीक है, तो कह रहा है कि कोयला नियंत्रक संगठन भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा कह रहा है यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करते हैं। तीसरा कह रहा है यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। चौथा कह रहा है यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो पहला कह रहा है कि ये CCO भारत में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, तो एकदम सही है क्योंकि CCO कोयला मंत्रालय के तहत आता है और भारत में कोयला और लिग्नाइट के उत्पादन, इसके स्टॉक, इसकी खपत, आधिकारिक डेटा एकत्र करता है और प्रकाशित करता है, तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि यह बद्ध कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति को मॉनिटर करता है, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति आपत्ति करता है, ये भी हमारा सही है। चौथा कह रहा है यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें, तो ये कार्य इसका नहीं है, चौथा हमारा गलत है क्योंकि CCO काम का डिलीवरी का बॉय का काम नहीं है। ठीक है, डिलीवरी ब्री का काम नहीं करता है, खुद सोच सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा ये सही है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कह रहा है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संलग्न निकाय है। तीसरा कह रहा है चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है। चौथा कह रहा है यह बोर्ड दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं इसके, तो में से कौन सा सही है? तो पहला हमारा एकदम सही है, चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना चाय अधिनियम 1953 के तहत की गई थी, तो एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कह रहा है ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत है, तो ये गलत है क्योंकि ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत है और अक्सर जब मंत्रालय UPSC देता है तो नेक्स्ट में कई बार गलती होता है, तो दूसरा हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है इसका प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है, तो ये गलत है। बेंगलुरु में कॉफ़ी का है, चाय का कलकत्ता में है, तो तीसरा हमारा गलत है। और चौथा कह रहा है यह दुबई और मॉस्को में इसके विदेशी कार्यालय हैं, तो ये हमारा सही है, तो आंसर हमारा 1 और 4 हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज का वीडियो बहुत लंबा था क्योंकि लगभग 20 प्रश्न थे और सबको बताना भी था और थोड़ा थोड़ा करना भी था, तो इसके लिए वीडियो लंबा हो गया। चलिए आप लोग देखिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।